हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये क्यूरिस्तान है। आज एक नया हफ्ता शुरू हो रहा है। तारीख है 23 फरवरी 2026, दिन सोमवार। और इस नए हफ्ते में पंचकुन का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। छुटकू पंच पूरी दुनिया की नज़र में है। ताज़ा खबर ये है कि पंच को नए दोस्त मिल गए हैं। वो उनके साथ खेलने कूदने में व्यस्त है। पिछले दिनों पंच का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो खिलौने वाले बंदर के साथ गुमसुम बैठा था। पंच को उसकी माँ ने दुत्कार दिया था। दूसरे बंदर भी उसको बुली करते थे। इसका असर उसकी साइकी पर पड़ा, लेकिन उसने अकेलेपन में भी खुशी ढूंढ ली। रूई का खिलौना उसके जीने की सबसे बड़ी वजह बन गया। पंच की कहानी लाखों करोड़ों लोगों को अपनी कहानी लगी। वे दूर होके भी उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो गए। उसकी खुशी में उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली और अब वे उसकी पल पल की अपडेट पर नजर रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता जो आया है ये भी पंच के नाम ही रहेगा। लेकिन इस हफ्ते 3 और बड़ी घटनाएं हो रही हैं, 3 बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये हमारे आसपास की दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। पहला है अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी बढ़ा दी है। उसने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड भी मिडिल ईस्ट भेज दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से इंडियन ओशन में तैनात है। इस लेवल का मिलिट्री बिल्डअप अमेरिका ने इससे पहले 2003 में किया था, जब उसने सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराक में जंग शुरू की थी। ये बिल्डअप उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर डील पर बात कर रहे हैं। पहला राउंड ओमान में, जबकि दूसरे राउंड की बातचीत स्विट्जरलैंड में हुई। लेकिन उनके बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। समझौते की उम्मीद कम ही है, क्योंकि अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं ईरान उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की 3 मेन डिमांड्स हैं। पहली, ईरान अपना सारा न्यूक्लियर मटेरियल अपने यहाँ से हटाए। दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ताला लगाए। और तीसरी डिमांड ये है कि वो प्रॉक्सी गुटों को मदद देना बंद करे। उसके प्रॉक्सी गुटों में यमन के हूती, लेबनान की हिजबुल्ला और गाजा पट्टी का हमास आता है। ईरान का तर्क है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पज के लिए है। हम कोई बम नहीं बना रहे हैं। डील में इस बात को कंसीडर किया जाए। उसने मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी ग्रुप्स को डील से अलग रखने की बात भी कही है। लेकिन अमेरिका अपने स्टैंड से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसका है कि हमने जो शर्त रख दी वो आपको मानना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि ईरान के पास 10 से 15 दिनों का समय है। अगर डील नहीं हुई तो फौज अपना काम करेगी। बातचीत जिस दिशा में जा रही है उसमें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। इस हफ्ते आप ईरान में बड़ी हलचल देख सकते हैं और हो सकता है कि इसका असर हम पर आप पर भी पड़े। दूसरा डेवलपमेंट हमारे पड़ोस में हो रहा है। 21 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। इसमें 18 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान का क्लेम है कि उसने आतंकी गुटों के कैंप्स को निशाना बनाया। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा है कि इन हमलों में आम लोग मारे गए हैं और वो इसका बदला लेकर रहेगा। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अपने यहाँ पनाह देती है। टीटीपी की पैदाइश पाकिस्तान के अंदर हुई थी। पाकिस्तान ने उसको आतंकवादी संगठन का दर्जा दे रखा है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रोविंस और दूसरे गुट भी हैं। इन पर पाकिस्तान के अंदर बम धमाकों और फिदायीन हमले का आरोप है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाक फौज ने अफगानिस्तान में हमला किया हो। इससे पहले भी सेम लाइन पर कई बार बमबारी वे कर चुके हैं। पिछली दफा अक्टूबर 2025 में हमला हुआ था। तब अफगानिस्तान ने जवाब दिया था। उसने कई पाक सैनिकों को बंदी भी बना लिया था। फिर कतर और तुर्की ने उनके बीच संघर्ष विराम की डील कराई थी। इसके बावजूद शांति नहीं आई और बॉर्डर पर छिटपुट क्लैशेस होते रहे। तालिबान 1994 में बना। इसको बनाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मदद की थी। 1996 में तालिबान पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता में आया था। तब 3 देशों ने उसको मान्यता दी थी। उनमें से एक पाकिस्तान था। फिर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया। इसमें पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल गया, लेकिन बैकडोर से वो तालिबान को बचाता भी रहा। आखिरकार 2021 में तालिबान को दूसरी बार सत्ता मिली अफगानिस्तान की। इससे सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान था। वो तालिबान की सरकार को प्रॉक्सी की तरह यूज करना चाहता था, लेकिन तालिबान ने अपने हिसाब से आगे बढ़ने का फैसला किया। ये पाकिस्तान को नागवार गुजरा। इसके चलते दोनों में तनाव बढ़ा। फिर पाकिस्तान में लाखों अफगान शरणार्थी जो
1979 की जंग, 2001 की जंग के बाद रह रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया और उसने आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया तालिबान पर और इस आरोप के आधार पर हमले करने लगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बदला लेने की धमकी दी है। उसकी फौज पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर है। एयर पावर में वे कहीं नहीं टिकते, लेकिन जमीन पर नुकसान पहुंचाने का पूरा मादा रखते हैं। इस हफ्ते आपको तालिबान का जवाब दिख सकता है और इसके चलते पाकिस्तान में बड़ी हिंसा भी हो सकती है। तालिबान की कहानी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिटेल में जानने की इच्छा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी घटना होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्राइल दौरा। पीएम मोदी 25 फरवरी को इस्राइल जा रहे हैं। इस दौरान वो वहां की संसद नेसेट को भी संबोधित करेंगे। ये उनका दूसरा इस्राइल दौरा है बतौर प्रधानमंत्री। इससे पहले वो जुलाई 2017 में इस्राइल गए थे। तब मोदी इस्राइल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। पीएम मोदी के समय में भारत और इस्राइल के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो आपको लगेगा कि कितना कुछ अंतर अब आ चुका है। 1947 में जब यूएन में फिलिस्तीन के पार्टीशन प्लान पर वोटिंग हुई थी, उसमें भारत ने इस्राइल के खिलाफ वोटिंग की थी। 1949 में उसने इस्राइल की यूएन मेंबरशिप का भी विरोध किया था। 1950 में उसने इस्राइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। फिर 1962 में भारत और चीन के बीच जंग शुरू हुई। तब इस्राइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पंडित नेहरू को हथियार ऑफर किए। नेहरू ने उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन ये शर्त रखी कि जो हथियार वाले जहाज आएंगे उन पर इस्राइल का झंडा नहीं होना चाहिए। 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग हुई। इसमें भी इस्राइल ने भारत को हथियार दिए थे, मगर ये सब बैकडोर से चल रहा था। भारत अभी भी खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में झुका था। 1974 में उसने यासिर अराफात के फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को मान्यता दी। पीएलओ को नई दिल्ली में अपना दफ्तर खोलने का मौका भी मिला, लेकिन इस्राइल को अब यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही थी। फिर 1991 का साल आया, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, भारत ने उदारीकरण की नीति लागू की। इसके बाद डिप्लोमेटिक रिश्तों को भी रीसेट किया गया। इसी कड़ी में 1992 में इस्राइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए गए। उन्होंने एक दूसरे के यहाँ अपना दूतावास भी शुरू किया। 1999 के कारगिल वॉर में इस्राइल ने फिर से भारत की मदद की। इससे पाकिस्तान को हराने में भारत को बड़ी मदद मिली। 2000 के दशक में भारत इस्राएली हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका था, मगर ये गर्माहट डिप्लोमेसी में नहीं दिख रही थी। फिर 2014 का साल आया और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने इस्राइल के साथ खुलकर रिश्ते कायम किए। 2015 में प्रणब मुखर्जी जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो इस्राइल गए। वो इस्राइल जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने। 2 बरस बाद जुलाई 2017 में पीएम मोदी खुद इस्राइल गए। इस ट्रिप में उन्होंने फिलिस्तीन को शामिल नहीं किया था। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी में आया एक बड़ा शिफ्ट था। 9 बरस बाद प्रधानमंत्री फिर से इस्राइल जा रहे हैं। इस बार उनका दौरा काफ़ी अहम है। एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम पहले इस्राइल दौरे की वजह से ही आया था, इसलिए इस ट्रिप पर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उनको एप्स्टीन केस से जुड़े आरोपों से जोड़कर देखा जाएगा। सो वेट एंड वॉच। इस हफ्ते वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत कुछ घटने वाला है। आपकी नज़र किस घटना पर है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए क्यूरिस्तान। थैंक यू।